नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अवध और मैसूर को। और हमने कल क्या देखा था? कल हमने हैदराबाद देखा, कर्नाटक देखा और हमने तुम्हारा क्या देखा था? बंगाल देखा था। कैसे कंगाल बना उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी देखी थी। अब 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्यों में आज हमने दो राज्यों को लिया है। किस किस को लिया है? एक लिया है अवध को और एक लिया है मैसूर को। तो सबसे पहले अपन अवध के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अवध में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अवध का अपन देखेंगे पूरा विश्लेषण, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप तक पूरे YouTube चैनल पर आप देख लेना। इस तरीके से आपको कोई नोट्स भी नहीं बनवाएगा। देखिए, अवध के लिए ट्रिक हमने क्या बनाई है? अवध के लिए हमने ट्रिक बनाई है तुम्हारी शहादत के सफर से। शहादत के सफर से शुजा के आसपास हुआ विकास। शुजा के आसपास हुआ विकास, ठीक है। और एक फोन नंबर आपको याद रख लेना, कौन सा? 17 15 21 22 59, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने घर वालों का फ़ोन नंबर याद रखते हैं उसी तरीके से आपको याद रखना है। शहादत के सफ़र से शुजा के आसपास हुआ विकास 17 21 22 59, बस इतना आपको याद रखना है। बाद बाकी का पूरा अवध आपको याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब देखिए कैसे। तो शहादत से तुम्हारा क्या हो जाएगा? शहादत उल्ला खां। क्या हो जाएगा? शहादत उल्ला खां, वो शहादत अली, सॉरी, शहादत उल्ला तो तुम्हारा कर्नाटक में था। क्या हो जाएगा तुम्हारा? शहादत अली या शहादत खां, ठीक है। दो नाम इसके मिलते हैं, शहादत अली या शहादत खां। सफर से तुम्हारा हो जाएगा सफदर जंग। सफदर जंग। शुजा से तुम्हारा हो जाएगा शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला, ठीक है। और आसपास से तुम्हारा हो जाएगा आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। और विकास से तुम्हारा हो जाएगा वाजिद अली। सबसे पहले अपन ने क्या किया? ट्रिक के माध्यम से अपन ने जो शासक हैं यहाँ पर उनके अपन ने नाम याद कर लिए। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना रहता है? इनका कार्यकाल तुम्हारा रहता है 1722 से 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1739। 1739 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1754। 1754 में आप जोड़ोगे अब 21, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1776। कितना हो जाएगा? 1776। और 1776 में तुम जोड़ोगे 22। 1776 में 22 जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 2 8 7 और 2 9, ठीक है। 6 2 8 और 7 और 2 9। 1798 में अब तुम जोड़ोगे 59, कितना हो जाएगा? 9 8 17 9 5 14 1 15, कितना हो जाएगा? 1857। यही होगा तुम्हारा। तो ये था तुम्हारा कार्यकाल। ट्रिक कौन सी है? शहादत के सफर से शुजा के आसपास हुआ विकास। यहाँ पर शहादत में फोन नंबर क्या है? 17 15 21 22 59। और शहादत से तुम्हारा शहादत अली या शहादत खां। सफर से सफदर जंग। शुजा से शुजा उद्दौला। आसफ से आसफ उद्दौला, ठीक है। कौन सा है? आसफ उद्दौला। और बी से तुम्हारा विकास से क्या हो जाएगा? वाजिद अली। अब यहाँ पर अपन ने सिर्फ पहली सन अपन को याद रखनी 1722। उसके बाद 17 जोड़ना ये निकल आएगा, 15 जोड़ना ये निकल आएगा, 21 जोड़ना ये निकल आएगा, 22 जोड़ना ये निकल आएगा, 59 जोड़ना है ये निकल के आ जाएगा। अब अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा उससे पहले अपन बना लेते हैं एक भारत का छोटा सा नक्शा। ठीक है, ये है भारत का नक्शा। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ये अवध की कहानी चल रही है। किसकी कहानी चल रही है तुम्हारी? अभी अवध की। अब पहले सबसे पहले अपन देखेंगे कि अवध का एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर है तुम्हारा कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है तुम्हारा उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वाला जो तुम्हारा बेल्ट है, ये वाला तुम्हारा एरिया, ये वाला एरिया ही तुम्हारा क्या कहलाता है? अवध कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तुम्हारा एरिया अवध कहलाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या था? तुम्हारा मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा शहादत खां को या शहादत अली को अगर अपन बात करें
तो यहाँ का दीवान नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। और मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको किसकी उपाधि दी थी? इनको एक उपाधि दी थी, ठीक है। और उस उपाधि की अगर अपन बात करें, उपाधि ये जो मैं आपको लिखा बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क की इनको उपाधि दी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इनको यहाँ पर नियुक्त किया। अब 1739 में जब मोहम्मद शाह रंगीला पर नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उसका जब आक्रमण होता है तो वह इनके किसको बुलाता है? मोहम्मद शाह रंगीला सआदत अली को बुलाता है। सआदत अली इस युद्ध में तुम्हारे बंदी बना लिए जाते हैं। सआदत अली जैसे ही बंदी बना लिए जाते हैं तो सआदत अली और तुम्हारा नादिर शाह के बीच में वार्तालाप होता है और वो कहता है कि अगर आप दिल्ली पर दोबारा आक्रमण करोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, खजाने लूटने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन क्या था, यह तुम्हारा सआदत अली कहाँ तुम्हारा मोहम्मद शाह रंगीला के प्रति निष्ठावान था, तो इसने कभी इनका विरोध नहीं किया। जैसे ही नादिर शाह ने दोबारा आक्रमण किया तो यहाँ पर इसने नादिर शाह के भय से अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये थी तुम्हारी सआदत अली के बारे में जानकारी। दूसरा, सफदर जंग के बारे में अगर अपन बात करें तो इनके समय में लखनवी तहजीब का विकास हुआ। लखनवी तहजीब की अगर अपन बात करें तो एक प्रकार का तुम्हारा, जैसे अपन बोलते हैं राम राम, ठीक है, तो राम राम शब्द तुम्हारा राम से पहले का चला आ रहा है। राम राम मतलब सुबह की नमस्ते, ठीक है, या अपन जब भी बोलें। तो इसी प्रकार से लखनवी तहजीब का विकास हुआ। इनको मोहम्मद शाह रंगीला ने वजीर की उपाधि दी थी। इनको किसकी दी थी? बुरहानुल मुल्क की। और इनको किसकी दी? वजीर की। तो ये नवाब वजीर के नाम से भी फेमस थे। अगला देख लेते हैं अपन शुजाउद्दौला के बारे में। इनका कार्यकाल देख लीजिए 1754 से 1776। तो जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा तो उसमें क्या था, जो बक्सर का तुम्हारा युद्ध था, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? तुम्हारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और यह किन किन के बीच में हुआ था? मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। जैसा कि कल अपन ने वीडियो में देखा, यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में भी जाकर आप आधुनिक भारत की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत अपना खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तुम्हारा जो दिल्ली के शाह आलम है, तो कल मैंने भट्टी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आग जल रही है, तीन दोस्त आपस में बैठे रहते हैं, जिनमें एक कौन था? तुम्हारा शुजाउद्दौला था, एक दिल्ली का नवाब शाह आलम था और मीर कासिम आ जाता है। तो इन तीनों के दोस्तों के बीच, मतलब तीनों की संयुक्त सेना उनके बीच में होता है। उसमें तुम्हारा ये क्या करता है, तुम्हारा शाह आलम को शरण देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा अंग्रेज इनसे संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि होती है तुम्हारी कब? 16 अगस्त को संधि होती है इलाहाबाद की 1776 में। तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है? 1765 में, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है, इसमें इनको क्या, इनसे 90 लाख रुपए जुर्माने लिए जाते हैं और इलाहाबाद और कड़े किसको दे दिए जाते हैं? शाह आलम को दे दिए जाते हैं। और शाह आलम तुम्हारा सिंधिया की मदद से गद्दी पर तुम्हारा बैठ जाता है। वहीं अगर अपन बात करें, इन्होंने तुम्हारा पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ भी दिया था। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था तुम्हारा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा तुम्हारा 5 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1500 कितने में हुआ? 1556 में हुआ। और तीसरा तुम्हारा 14 जनवरी 1761 को तुम्हारा पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो एक युद्ध हुआ 30 साल बाद और दूसरा युद्ध हुआ तुम्हारा 205 साल बाद। तो इन युद्धों में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तीसरा जो युद्ध था तुम्हारा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने तुम्हारी किसकी सहायता की थी? अहमद शाह अब्दाली की सहायता की। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। तो इसमें क्या होता है, मराठे हार जाते हैं। तो ये था तुम्हारा शुजाउद्दौला का कार्यकाल। शुजाउद्दौला ने क्या क्या किया था। वहीं अपन बात करें आसुफुद्दौला, तो आसुफुद्दौला की अगर बात करें तो जो सआदत अली थे, इन्होंने राजधानी बनाई थी फैजाबाद। और इन्होंने राजधानी फैजाबाद से कहाँ पहुंचा दी? इन्होंने पहुंचा दी लखनऊ। और लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसुफुद्दौला ने करवाया था। वहीं बात कर लेते हैं बाजिद अली की, तो बाजिद अली यहाँ पर तुम्हारे लॉर्ड डलहौजी आ जाते हैं और बाजिद अली पर आउटरम की रिपोर्ट की नीति के आधार पर इन पर कुशासन का आरोप लगाते हैं। बोलते हैं कि तुम तरीके से शासन नहीं कर रहे हो अवध में, और अवध को इनके द्वारा हड़प लिया जाता है। तो ये था तुम्हारा क्या, अवध। अब अपन इनके पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सआदत अली में तुम्हारा पॉइंट जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा और नोट्स भी आपके अच्छे बन जाएंगे। सआदत अली, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, MSR, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा अवध का दीवान नियुक्त किया गया। अवध का दीवान नियुक्त किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें अपन क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह है तुम्हारा, देखो, बंगाल, ये तुम्हारा क्या है? बंगाल। और ये है तुम्हारा उत्तर भारत। तो ये बंगाल और उत्तर भारत के बीच में टैक्स भी लेता था। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? बंगाल और उत्तर भारत के बीच, बंगाल और
उत्तर भारत के बीच होने वाले व्यापार पर टैक्स, होने वाले व्यापार पर क्या लेता था, ये टैक्स लेता था। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको उपाधि दी, मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के भय के कारण, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 1739 में, 1739 में नादिर शाह के भय से क्या कर ली इन्होंने, आत्महत्या कर ली, नादिर शाह के भय से इन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि 1739 में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको बुलाया और इनको बंदी बना लेते हैं नादिर शाह, दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। उसके बाद कहता है नादिर शाह से, कौन, सादत अली या सादत खां, कि दिल्ली में जब दोबारा आक्रमण करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन 1739 में दोबारा जब नादिर शाह आक्रमण करता है, ये मदद नहीं करते हैं और नादिर शाह के भय के कारण ये आत्महत्या कर लेते हैं। अब दूसरा चलते हैं अपन सफदर जंग के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूं। अब देखिए, अब चलेंगे अपन सफदर जंग के बारे में। तो सफदर जंग के बारे में क्या लिखना है, इनके समय में लखनवी तहजीब का विकास, लखनवी तहजीब का विकास। ठीक है। दूसरा, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा वजीर की उपाधि दी गई, कौन सी उपाधि दी गई थी, वजीर की, और इसलिए इनको क्या कहा जाता था, नवाब वजीर के नाम से फेमस थे, नवाब वजीर के नाम से फेमस। ठीक है, कौन सा, नवाब वजीर के नाम से फेमस हुए थे। ये सिर्फ इनके में याद करना है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला में पॉइंट अपन को क्या लिखना है, तो सुजाउद्दौला में पॉइंट अपन को लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अपन क्या, कि इन्होंने दिल्ली के नवाब, ठीक है, दिल्ली के नवाब कौन, शाह आलम, दिल्ली के नवाब शाह आलम को शरण दी, दिल्ली के नवाब शाह आलम को शरण दी। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और तुम्हारे क्या थे, मराठे हार गए थे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में भाग लिया, बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बस ये सारी, बस 3 पॉइंट इनके में याद अपन को रखने हैं। दिल्ली के नवाब शाह आलम को शरण दी, और पूरी इसका डिटेल अपन को नहीं लिखना है क्योंकि कल अपन पढ़ चुके हैं, बक्सर का युद्ध पढ़ा था अपन ने आराम से, सिराजुद्दौला को भी अपन ने मरवा दिया था मीरान बेग के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बेग के द्वारा। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए शुजाउद्दौला के विषय में। अब लिखते हैं आसफुद्दौला के विषय में। तो यहाँ पर लिखेंगे, इन्होंने राजधानी कहाँ कर दी, फैजाबाद से। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी, इन्होंने राजधानी बनाई थी तुम्हारी कहाँ, फैजाबाद। और इन्होंने राजधानी फैजाबाद से कहाँ कर दी, लखनऊ। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई, लखनऊ बनाई। और लखनऊ में क्या बनाया इन्होंने, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा का इन्होंने क्या करवा दिया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, ये हो गया इनके विषय में। अब तुम्हारा वाजिद अली के विषय में लिखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा मैं साफ करूंगा इसको। अब लिखेंगे अपन वाजिद अली के विषय में। वाजिद अली के विषय में तुम्हारा क्या लिखेंगे, तुम्हारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा आउटड्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का
आरोप लगाकर अवध हड़प लिया, अवध हड़प लिया। तो इस तरीके से अपना तुम्हारा अवध खत्म हो गया। अब अपन देखेंगे मैसूर को, ठीक है। ये हायरार्की है, इसी तरीके से आपको लिखकर मैप बनाना, माइंड मैप, ठीक है। अब चलते हैं अपन मैसूर की तरफ। अब देखिए मैसूर की अगर अपन बात करें तो मध्यकालीन भारत का, अगर आपने मेरा हर एक लेक्चर देखा होगा तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा था कि मध्यकालीन भारत में तुम्हारा विजयनगर साम्राज्य था और उसमें तुम्हारे वंश थे कौन से, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। तो यहाँ पर अपन ने राजा भी देखे थे, कौन कौन से तुम्हारे राजा थे तुम्हारे इसमें, हरिहर था, बुक्का था, ठीक है, और कृष्ण देवराय था, अच्युत देवराय था, और तुम्हारे कौन थे इसमें, वेंकट रमन थे, अच्युत देवराय का भतीजा। और वेंकट जो प्रथम था वही वेंकट द्वितीय तुम्हारा इसका पुत्र आता है वेंकट द्वितीय, और यहाँ पर वाडियार वंश की स्थापना करता है। जैसा कि अपन देखेंगे कि मैसूर में तुम्हारा, मैसूर में क्या था तुम्हारा, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था तुम्हारा, तो विजयनगर साम्राज्य के अगर अपन पतन की बात करें तो इसका पतन हुआ था तुम्हारा 23 जनवरी 1565 में। 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध हुआ था, अगर आपको याद हो, तालीकोटा, बन्ना हट्टी और राक्षस तगड़ी का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को मतलब 3 नाम है, कौन सा युद्ध था, तालीकोटा, तालीकोटा, राक्षस तगड़ी, राक्षस तगड़ी और बन्नी हट्टी, ठीक है। ये एक ही युद्ध के नाम है, बन्नी हट्टी युद्ध के साथ, मतलब विजयनगर साम्राज्य का पतन यहाँ पर हो चुका था। इसके बाद फिर क्या था तुम्हारा, तो इसी में तुम्हारा 1612 ईस्वी में, कब, 1612 ईस्वी में तुम्हारा क्या होता है यहाँ पर, वेंकट प्रथम द्वारा, वो वेंकट द्वितीय द्वारा, वेंकट द्वितीय द्वारा, ये वेंकट द्वितीय कौन है तुम्हारा, वेंकट का ही पुत्र है। और वेंकट कौन थे, अच्युत देवराय के तुम्हारे भतीजे थे। और अच्युत देवराय कौन था, कृष्ण देवराय से छोटा भाई था इसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, वेंकट द्वितीय ने वाडियार वंश की स्थापना की, वाडियार वंश की नींव रखी, ठीक है, वाडियार वंश की नींव रखी। अब इसी में तुम्हारा वाडियार वंश में, इसी वाडियार वंश में अगर अपन बात करें तो 18वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में एक राजा आता है, उसका नाम है चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। ये तुम्हारा एक राजा आता है 18वीं शताब्दी में। और इस चिक्का कृष्णराज की अगर अपन बात करें, 2 प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है, एक नहीं भाई साहब, 2 प्रधानमंत्री रखते हैं, और ये दोनों ही भाई हैं। एक का नाम है तुम्हारा नंजराज और दूसरे का नाम है तुम्हारा देवराज, ठीक है। ये दोनों ही तुम्हारे क्या हैं, ये दोनों ही भाई हैं, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मैसूर में अगर अपन बात करें, मैसूर में तुम्हारा हैदर अली और उनके पिता, हैदर अली और उनके पिता क्या हो रहा है, सैन्य सेवाएं देते हैं अन्य राज्यों में, ठीक है, सैन्य सेवाएं दे रहे होते हैं अन्य राज्यों में। अब यहाँ पर चिक्का कृष्णराज की तुम्हारी नजर पड़ती है इन पर, हैदर अली पर, क्योंकि ये दोनों अपनी मनमानी करते थे। और चिक्का कृष्णराज कहता है कि मैं अगर इसको डिंडीकुल का, जो मैसूर की राजधानी रहती है श्रीरंगपट्टनम, वहां का एक स्थान है डिंडीकुल, तो वहां का इसको फौजदार बनाने के बारे में सोचते हैं और इसको बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं हैदर अली तुम्हारा क्या था, हैदर अली तुम्हारा अनपढ़ था, ठीक है, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अगर अपन बात करें यह योग्य था, कुशल था और प्रतिभावान था, योग्य, कुशल और प्रतिभावान था ये। तो यहाँ पर इसकी योग्यता से खुश होकर चिक्का कृष्णराज, ठीक है, चिक्का कृष्णराज द्वारा, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, चिक्का कृष्णराज द्वारा, चिक्का कृष्णराज द्वारा, चिक्का कृष्णराज द्वारा इनको क्या बनाया जाता है, मैसूर की राजधानी, मैसूर की राजधानी कौन सी है तुम्हारी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम के अंतर्गत एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है डिंडीगुल, कौन सा है तुम्हारा, डिंडीगुल।
और डिंडी गुल का तुम्हारा क्या बना दिया जाता है, डिंडी गुल का फौजदार। डिंडी गुल का फौजदार किसे बना दिया जाता है, तो डिंडी गुल का फौजदार तुम्हारा बनता है कौन, हैदर अली। अब हैदर अली जैसे ही तुम्हारा फौजदार बन जाता है तो भाई साहब अपनी शक्तियां दिखाना स्टार्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति को अगर तुम कोई नया पद देते हो तो उसके अंदर असीम शक्ति आ जाती है और वह उस पद का फायदा अवश्य उठाता है। तो जैसे ही ये बने तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हैदर अली ने, अगर अपन बात करें तो हैदर अली ने सबसे पहले तुम्हारा राजधानी परिवर्तित कर दी, यानी यानी कि इन्होंने क्या किया तुम्हारा डिंडीगुल में तोप खाने का निर्माण करवाया। पहले डिंडीगुल में इन्होंने क्या किया, तोप खाने का निर्माण करवा दिया। दूसरा इन्होंने तुम्हारा क्या किया, अपना सलाहकार, भैया अनपढ़ थे तो सलाहकार नियुक्त करेंगे, सलाहकार इन्होंने एक खांडेराव नाम का ब्राह्मण था, सलाहकार किसे किया इन्होंने, खांडेराव को। और खांडेराव तुम्हारा क्या था, एक ब्राह्मण था जिसको इन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया। और खांडेराव की सहायता से, इधर अपन देख लेते हैं, खांडेराव की सहायता से, खांडेराव की सहायता से, खांडेराव की सहायता से इन्होंने क्या किया, 1761 में नंजराज को हटा दिया। 1761 में नंजराज को हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, फिर इन्होंने चिक्का कृष्णराज को भी हटा दिया, चिक्का कृष्णराज को भी हटा दिया, चिक्का कृष्णराज को भी हटा दिया। अब ये खुद बन जाते हैं शासक। अब अपन देखते हैं हैदर अली को शासक के रूप में, इसको मैं साफ करूंगा। अब देखिए, अब अपन देखेंगे हैदर अली। हैदर अली शासक के रूप में, हैदर अली शासक बना, ठीक है। अब शासक बना, अब यहां पर अपन देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, जागीरें बांटना बंद कर दिया। जो जागीरें बांटने की प्रथा थी, जागीरें बांटने की प्रथा बंद, बांटने की प्रथा इन्होंने क्या कर दी, बंद कर दी। दूसरा अपन देखते हैं इन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, ठीक है। तीसरा अगर अपन देखें इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसा कि अपन ने देखा था अभी मैसूर का, जैसे अपन दोबारा बना लेते हैं एक मैप, इधर जैसे ये है तुम्हारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने देखा था कर्नाटक यहाँ पर था, यहाँ पर तुम्हारा आंध्र प्रदेश था, यहाँ पर उड़ीसा था, यहाँ पर वेस्ट बंगाल था। तो ये वाला जो तुम्हारा एरिया था, इसके अलावा इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतना स्टार्ट कर दिया था। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये तुम्हारा कब होता है, 1767 से लेकर तुम्हारा ये होगा 1769 तक, ठीक है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का तुम्हारा कारण क्या था, कारण ये था कि इधर अंग्रेजों की नजर पड़ चुकी थी, क्योंकि इस हिस्से में तुम्हारा कर अच्छा मिलता था, अर्थव्यवस्था अच्छी मजबूत थी। तो यहां पर क्या होता है, किस किस के बीच में होता है, तो ये होता है तुम्हारा हैदर अली, हैदर अली, ठीक है। बरसेज में अपन डालेंगे कौन, बरसेज में तुम्हारे अंग्रेज। और अंग्रेज में गवर्नर बात करें कौन था, हैरी वेरे लस्ट, हैरी वेरे लस्ट। और इनकी तरफ से इस युद्ध का तुम्हारा नेतृत्व किसने किया था, वो किया था तुम्हारा जनरल स्मिथ ने। किसने किया था, जनरल स्मिथ ने नेतृत्व किया था। अब यहां पर अपन देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को अपने साथ लेकर हैदर अली को तुम्हारा युद्ध में परास्त करने का प्लान बनाया था। लेकिन हैदर अली इतने चालाक थे, इन्होंने मराठी और निजाम को अपनी तरफ कर लिया, मराठा और निजाम को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया और इन्होंने इनकी सहायता से इनको हरा दिया। इस युद्ध में ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है तुम्हारा 4 अप्रैल 1769 को मराठों और अंग्रेजों के बीच में, सॉरी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में
अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है, उस संधि का नाम है तुम्हारा मद्रास की संधि। कौन सी संधि है तुम्हारी? मद्रास की संधि। अब इस संधि के तहत क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए, एक दूसरे के क्षेत्र लौटाए। मतलब इस संधि के तहत दोनों ने, मतलब जैसे हैदर अली ने अंग्रेजों के क्षेत्र लौटाए और अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र लौटा दिए। दूसरा, यहाँ पर इस युद्ध में जो हानि हुई थी उस हानि का पूरा भुगतान अंग्रेजों को हैदर अली को देना पड़ा था। तो हैदर अली इस समय एक बड़ी शक्ति के रूप में था और एक ऐसा पहला शासक था जिसने अंग्रेजों से युद्ध क्षतिपूर्ति ली थी। जबकि पिछले में अपन ने क्या देखा था कि सिराजुद्दौला ने तुम्हारा संधि होती तुम्हारी अलीनगर की संधि, और उसमें तुम्हारा सिराजुद्दौला अंग्रेजों को देता है क्षतिपूर्ति, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ती लौट के हैदर अली को। तो इसमें दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या लिखेंगे, संधि में क्या था कि क्षतिपूर्ति अंग्रेजों ने दी, युद्ध क्षतिपूर्ति, युद्ध क्षतिपूर्ति अंग्रेजों ने दी, अंग्रेजों ने दी। अब इस संधि की और शर्तें क्या थीं? इस संधि की शर्तें ये थीं कि अंग्रेज जब भी सहायता पड़ेगी हैदर अली को अपनी सैन्य सहायताएं भेजेंगे। अब यहाँ पर ठीक ये संधि हो गई। इस संधि के ठीक 13 साल बाद, मतलब यहाँ पर अपन देखते हैं 13 साल में जो पहला आंग्ल युद्ध हुआ 1767 से 69 के बीच में, तो ठीक 13 साल बाद तुम्हारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 13 साल बाद। तो 1780 हो जाएंगे, 67 में जोड़ेंगे अपन 13, और ये 1784 तक चलने वाला है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें इसका कारण क्या था होने का, इसका कारण था मद्रास की संधि की अवहेलना, मद्रास की संधि की अवहेलना। अब मद्रास की संधि की अवहेलना क्या था भैया कि 1771 और 72 में क्या था तुम्हारा, 1771 और 72 में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो तुम्हारा अंग्रेजों ने सेना नहीं भेजी, अंग्रेजों ने सैन्य सहायता नहीं दी, अंग्रेजों ने सैन्य सहायता नहीं दी। ठीक है, अंग्रेजों ने सैन्य सहायता नहीं दी, यही इसका मेन कारण था। अब यहाँ पर क्या होता है, ये इसका मेन कारण था। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस समय तुम्हारा गवर्नर कौन था, इस समय तुम्हारा गवर्नर कौन था। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, गवर्नर था तुम्हारा वारेन हेस्टिंग्स। कौन आ चुका है यहाँ पर गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के तुम्हारे 2 सेनापति थे। कितने सेनापति? 2। एक था तुम्हारा कर्नल बैली और एक था तुम्हारा आयरकुट, एक था तुम्हारा आयरकुट। अब यहाँ पर जैसे ही मद्रास संधि की अवहेलना होती है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तुम्हारा किसकी तरफ से छिड़ जाता है? हैदर अली की तरफ से। अब हैदर अली की तरफ से युद्ध छिड़ जाता है तो सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं, तो अंग्रेज की अगर अपन बात करें, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी माहे, जैसा कि अपन ने यूरोपीय कंपनियों में देखा था, तो माहे पर तुम्हारा अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। अब जो माहे है फ्रांसीसी बस्ती, यह तुम्हारा हैदर अली के साम्राज्य के अंतर्गत आती थी। तो हैदर अली को गुस्सा आया, तो हैदर अली को पता था कि कर्नाटक तक की जो राजधानी है अरकाट, वहां पर अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली में जो मोहम्मद अली था, अनवरुद्दीन का बेटा, जैसा कि अपन ने देखा था, तो वो यहाँ पर क्या है, शासक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर अरकाट पर तुम्हारा हैदर अली तुम्हारा क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। मतलब दोनों की टक्कर बराबर कांटे की थी। यहाँ पर इन्होंने माहे पर अधिकार किया अंग्रेजों ने, और हैदर अली ने तुम्हारा क्या किया था, अंग्रेजों के अरकाट पर, कर्नाटक की जो राजधानी थी उस पर अधिकार कर लेता है। अब यहाँ पर जो कर्नल वैली होता है, तो वारेन हेस्टिंग्स कर्नल वैली को हैदर अली से युद्ध करने के लिए भेजता है। हैदर अली तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हारा जो कर्नल वैली है इसको तुम्हारा युद्ध में पराजित कर देते हैं। और इसी समय फिर अगर अपन देखते हैं कि 1780 और 81 में ब्रिटेन में संकट काल का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन के अधीन जो अमेरिका जैसे उपनिवेश थे वह स्वतंत्र हो चुके थे। इसी का फायदा तुम्हारा हैदर अली उठाते हैं, और हैदर अली इनको जैसे परास्त कर देते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं इसको भी परास्त कर दूंगा। तो ये द्वारा मराठे और निजाम को लेकर एक अपना संगठित समूह बनाते हैं। और
समूह बनाने के बाद यहाँ पर 1781 में पार्टोनोमा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसे पार्टोनोमा का युद्ध भी बोलते हैं। अब इस त्रिगुट को तुम्हारा नष्ट करने के लिए आयरकुट को भेजा जाता है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ये आयरकुट तुम्हारा त्रिगुट को नष्ट करता है और 1782 में तुम्हारा हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र रहता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान तुम्हारा अगला शासक बनता है और वह इस युद्ध को रोकने के लिए 1784 में मंगलौर की संधि कर देता है। इस मंगलौर की संधि में तुम्हारा क्या हुआ था कि इस मंगलौर की संधि के तहत तुम्हारा टीपू सुल्तान विदेशों से संपर्क नहीं रखेगा। विदेशी जो इसके मतलब अंतर्गत जो राज्य आते हैं, जैसे कि कुस्तुनतुनिया है, फ्रांस है, ईरान है, काबुल है, म्यांमार है, तो इन क्षेत्रों से ये तुम्हारा विदेशी जो इसके समकालीन शासक थे, साम्राज्य थे, उनसे यह संपर्क नहीं रखेगा। ये इस संधि की शर्तें थी। तो यहाँ पर पहले अपन इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, वारेन हेस्टिंग आ गया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा माहे फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार, ठीक है, पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा हैदर अली क्या कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैदर अली कर्नाटक की राजधानी कौन सी, अरकाट पर अधिकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर कर्नल वैली आता है, ठीक है, कर्नल वैली युद्ध करने के लिए इनसे कौन आया भैया, कर्नल वैली। और कर्नल वैली के वर्सेज में तुम्हारा कौन है, हैदर अली। अब हैदर अली यहाँ पर क्या होते हैं, जीत जाते हैं, कर्नल वैली हार जाते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि 1780 से 81 का समय ब्रिटेन में संकट काल का समय था। ब्रिटेन का संकट काल इसको कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटेन का संकट काल 1780-81, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जैसे उपनिवेश स्वतंत्र, अमेरिका जैसे उपनिवेश क्या हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। अमेरिका जैसे उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके थे। इसी का फायदा तुम्हारा हैदर अली उठाते हैं। और हैदर अली तुम्हारा क्या करते हैं, हैदर अली प्लस मराठे और प्लस निजाम, ये तीनों का क्या बनता है, एक त्रिगुट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिगुट में तुम्हारा क्या होता है, इस त्रिगुट में अपन बात करें तो यहाँ पर पार्टोनोमा का ये युद्ध होता है 1781 में। 1781 में पार्टोनोमा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो ये तुम्हारा त्रिगुट रहता है, हैदर अली, मराठा प्लस निजाम, और वर्सेज में तुम्हारा कौन रहते हैं, अंग्रेज। और अंग्रेज की तरफ से तुम्हारा कौन आएगा, तुम्हारा अब आएगा तुम्हारा आयरकुट। कौन आता है तुम्हारा, आयरकुट। आयरकुट आता है, ठीक है। इस त्रिगुट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। त्रिगुट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यहां पर अपन देखते हैं कि जो हैदर अली है, हैदर अली, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, हैदर अली की क्या होती, 1782 में मृत्यु, 1782 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनका पुत्र आता है, ठीक है, इनका पुत्र कौन, टीपू सुल्तान। और ये तुम्हारा 1784 में मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त कर देता है। क्या कर देता है, तुम्हारा युद्ध समाप्त कर देता है। अब अपन देखेंगे तुम्हारा टीपू सुल्तान का, ये तुम्हारा हो गए दो युद्ध किसने लड़ लिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, ये दोनों किसने लड़े थे, तुम्हारे हैदर अली ने। अब तुम्हारे शेष दो युद्ध हैं, वो लड़ेगा तुम्हारा कौन, टीपू सुल्तान। अब अपन देखेंगे टीपू सुल्तान के विषय में। पहले अपन देख लेते हैं टीपू सुल्तान क्या क्या भैया इसमें खूबी है। टीपू सुल्तान के विषय में अगर अपन देखें तो सबसे पहले यह योग्य था, तो ये तो इनके पापा भी थे भैया, योग्य, कुशल था, इनके पप्पा भी थे, स्वतंत्र था, पप्पा भी थे, लेकिन पप्पा किसके अधीन थे, तुम्हारे कृष्णराज के अधीन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिभावान था, ये प्रतिभावान और दूरदर्शिता का भाव रखने वाला था। दूरदर्शिता मतलब
आगे की सोचकर चलने वाला, तभी तो इसने मंगलौर की संधि की थी, तभी तो ये आगे अंजाम देगा घटनाओं को। दूसरा, ये तुम्हारा इसने अपने नाम की मुद्राएं चलवाई, इसने तुम्हारा क्या किया, अपने नाम की मुद्राएं चलवाई, अपने नाम की मुद्राएं चलवाई। दूसरा, माप तौल की नवीन पद्धति का विकास किया, माप तौल की नवीन पद्धति का विकास किया। ठीक है, नवीन पंचांग, नवीन पंचांग जारी किया। ठीक है, अब ये तुम्हारा 3 भाषाओं को जानता था, अच्छा ज्ञानी था। कौन कौन सी? अरबी, फारसी, अरबी, फारसी और कन्नड़, ये 3 भाषाओं का ज्ञानी, 3 भाषाओं का क्या था ये? ज्ञानी था। अरबी, फारसी और कन्नड़ भाषाओं का ये तुम्हारा क्या था? ज्ञानी था। और इसने तुम्हारा क्या किया, इसको अगर अपन बात करें, इसको सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? सीधा साधा दैत्य, सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। दूसरा, इसको मैसूर टीपू या मैसूर शेर, शेर मैसूर, सॉरी, शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर भी इसको कहा जाता था। साथ ही अगर अपन बात करें, इसने तुम्हारा नौसेना का निर्माण किया, नौसेना का इसने निर्माण किया। बंदरगाहों का इसने निर्माण किया, बंदरगाहों का निर्माण किया। इसके बाद इसने उपाधि धारण की, उपाधि इसने कौन सी धारण की? बादशाह की उपाधि धारण की, उपाधि इसने बादशाह की धारण की। साथ ही अगर अपन बात करें, इन्होंने रेशम उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, रेशम उद्योगों को बढ़ावा दिया। और युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया, पहला ऐसा शासक है युद्ध में रॉकेट का प्रयोग, युद्ध में तुम्हारा रॉकेट का प्रयोग करने वाला पहला शासक है। तो ये इतने सारे काम इसने किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारे काम किए क्या? इसने योग्य था, कुशल था, स्वतंत्र प्रतिभावान था, दूरदर्शिता का भाव रखने वाला था, अपने नाम की इसने मुद्राएं चलवाई, मापतौल की नवीन पद्धति का विकास किया, नवीन पंचांग जारी किया, अरबी, फारसी और कन्नड़ 3 भाषाओं का ये ज्ञानी था। सीधा साधा दैत्य कहा जाता था, शेर मैसूर भी कहा जाता था, नौसेना का निर्माण किया, बंदरगाहों का निर्माण किया। इतने सारे कार्य करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, कौन सी थी? बादशाह की उपाधि। रेशम उद्योगों को बढ़ावा दिया और युद्ध में इसको इसने क्या किया? रॉकेट का प्रयोग किया। अभी तक तोप और गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, जैसा कि अपन ने मध्यकालीन में देखा था, लेकिन इसने युद्ध में एक रॉकेट का प्रयोग भी करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं इसके अधीन, टीपू सुल्तान के अधीन अगर अपन बात करें, सबसे पहले इसने क्या कहा? अर्थव्यवस्था को क्या कहा इसने? अर्थव्यवस्था को इसने, मतलब पहले तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, उसको अपन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तुम्हारी कब होती है? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रभावित, और इससे प्रभावित होने के बाद ये तुम्हारा केरल के जो त्रावणकोर है, केरल में एक जगह कौन सी तुम्हारी? त्रावणकोर, और त्रावणकोर पे ये क्या करता है? हमला करता है। केरल के त्रावणकोर पर क्या करता है? हमला, और केरल के त्रावणकोर पर हमला करता है। ठीक है, और स्वयं को यह फ्रांस का एक क्लब रहता है, जैकोबिन क्लब, फ्रांस का क्लब, फ्रांस का क्लब तुम्हारा कौन सा है? जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का ये बन जाता है तुम्हारा सदस्य। ठीक है, और स्वयं को नागरिक टीपू कहता है, स्वयं को क्या कहता है ये? स्वयं को नागरिक टीपू कहता है, स्वयं को क्या कहता है ये? नागरिक टीपू स्वयं को ये कहता है। ठीक है, अब यहां पर अपन देख लेते हैं इसके कुछ और पॉइंट। नागरिक टीपू कहता है स्वयं को, और यहां पर अपन देखते हैं 1791 में, कब तुम्हारा? 1789 में, 1789 में अपन देखते हैं क्या हुआ था तुम्हारा? श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी में तुंगभद्रा नदी के किनारे,
तुंगभद्रा नदी के किनारे मराठों द्वारा आक्रमण किया जाता है। मराठों द्वारा क्या किया जाता है? तुम्हारा आक्रमण। और ये आक्रमण तुम्हारा किस पर था? तो यहाँ पर श्रृंगेरी में तुंगभद्रा नदी के किनारे मां शारदा का मंदिर था। कौन सा मंदिर था तुम्हारा? मां शारदा माता का मंदिर था। मां शारदा के मंदिर पर, मां शारदा के मंदिर पर। और मां शारदा के मंदिर को क्या करता है? ये ध्वस्त कर देता है। क्या कर देता है? मंदिर को ध्वस्त कर देता है। कौन कर देता है भैया? मराठे। मराठे तो आक्रमण कर रहे हैं, मराठों द्वारा आक्रमण। ठीक है, किसके द्वारा? तो मराठा मां शारदा के मंदिर को ध्वस्त कर देते हैं। और टीपू सुल्तान तुम्हारा क्या करता है? टीपू मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। टीपू मंदिर का जीर्णोद्धार और शारदा माता की मूर्ति को, शारदा माता की मूर्ति को क्या करता है? ये द्वारा स्थापित कर देता है। ये तुम्हारा इतना हो गया। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं अपन इसके पॉइंटों पर। अब यहां पर अपन देख लेते हैं, मूर्ति को ध्वस्त कर देता है। इसके बाद अगर अपन देखें तो मंगलोर की संधि से असंतुष्ट, मंगलोर की संधि से ये असंतुष्ट था, क्योंकि इसने संधि मजबूरी में की थी। सभी को पता है, तभी तो इसको दूरदर्शिता का भाव रखने वाला कहा जाता है। अब मंगलोर की संधि से ये असंतुष्ट था, तो यहां पर इसने क्या किया? इसने कहा जो मजबूत अर्थव्यवस्था है वह मजबूत सेना से ही हो सकती है। तो इसने मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव को क्या माना? तुम्हारा सेना की टुकड़ी एक माना था। तो इसने क्या कहा? मजबूत सेना, मजबूत सेना बराबर तुम्हारी क्या है? मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था। अब इसने तुम्हारा क्या किया था? इसके अंतर्गत यानी कि समकालीन, इसके समकालीन जो साम्राज्य आते थे, समकालीन इसके साम्राज्य विदेशी कौन कौन से आते थे? एक है तुम्हारा कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फ्रांस, अरब, फ्रांस अरब। और तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? काबुल, ईरान, म्यांमार। ये इसके अधीन जो साम्राज्य आते थे, इन्होंने इन साम्राज्यों में दूत मंडल द्वारा एक दूता मंडल भेजा। क्या भेजा था? एक दूता मंडल इसमें भेजा था। साम्राज्य द्वारा क्या भेजा? दूता मंडल। दूता मंडल द्वारा यहां पर क्या करवाया? आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। क्या करवाया? आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने के बाद यहां से इसने देखा कि किस तरीके से कर वसूला जाना है। तो इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद तुम्हारा सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, और मालवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, ये दोनों ही व्यवस्था इन्होंने अपनाई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्ट किसानों से कर लिया जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आया था? हेक्टर मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इसको लेकर आए थे। इसके बाद आता है तुम्हारा मालवाड़ी व्यवस्था। तो मालवाड़ी, माल यानी होता है तुम्हारा गांव, और गांव में होता है तुम्हारा एक मुखिया। जैसा कि आपने लगान मूवी देखी होगी, और लगान मूवी में तुम्हारा आमिर खान जो भुवन के किरदार में रहता है, वो साइड में हाथ बांधे खड़ा हुआ रहता है, और मुखिया से तुम्हारा अंग्रेज कर वसूल रहे होते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? मालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मुखिया से कर वसूला जाता था। तो ये दोनों व्यवस्थाएं किसने अपनाई थी? तुम्हारी टीपू सुल्तान ने ये अपनाई थी। अब यहाँ पर क्या होता है? ये दोनों व्यवस्थाएं इसने अपना ली। अब यहां पर अगला तुम्हारे युद्ध छिड़ जाता है, तुम्हारा कौन सा? तृतीय आंग्ल मराठा वो मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तुम्हारा कब होता है? ये होता है तुम्हारा 1790 से लेके 1792 के बीच में। अब इसका कारण क्या था? कारण इसका था कि यहां पर तुम्हारा जो टीपू सुल्तान के विदेशों से संबंध थे, ये अंग्रेजों को पता चल गए थे। अंग्रेजों ने पहले ही इससे कह दिया था मंगलोर की संधि में कि आपको विदेशों से संबंध नहीं रखने हैं। अगर आपको राज्य चलाना है तो आपको विदेशों से संबंध आपको बिल्कुल खत्म करने होंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? कारण क्या था तुम्हारा? विदेशों से संबंध, विदेशों से संबंध,
ठीक है, कौन रखता था तुम्हारा, विदेशों से संबंध रखना किसका, टीपू का। तो ये कारण था तुम्हारा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं गवर्नर कौन है। यहाँ पर गवर्नर आ जाता तुम्हारा कॉर्नवालिस। कौन आ जाता तुम्हारा, कॉर्नवालिस। और ये वही कॉर्नवालिस है जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, या मालगुजारी व्यवस्था, यस्तमरारी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कौन लेकर आता तुम्हारा, कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस तुम्हारा क्या करता है, इसमें ये दोनों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया, किस किस के बीच में छिड़ गया तुम्हारा, अंग्रेजों की तरफ, ठीक है, कॉर्नवालिस वर्सेज में तुम्हारा कौन आ जाएगा तुम्हारा, टीपू सुल्तान। अब इन्होंने, कॉर्नवालिस ने क्या किया, मराठाओं को अपनी तरफ लिया, निजाम को अपनी तरफ लिया और इन पर भाई साहब आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में तुम्हारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तुम्हारा टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ये जीते जाते हैं। अब यहाँ पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा इस युद्ध में तुम्हारा ये युद्ध हो गया। अब इसके बाद तुम्हारी संधि होती है 1792 में, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि। अब श्रीरंगपट्टनम संधि कैसी होती है, तो इस युद्ध में तुम्हारा जब टीपू हारते हैं तो तुम्हारे जो अंग्रेज होते हैं, यानी कि अंग्रेज में कौन, कॉर्नवालिस, ये तुम्हारे बंगलौर और बिल्लूर पर अधिकार कर लेते हैं और मराठों और निजाम को बुलाकर अपने साथ में ये राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर भी अधिकार कर लेते हैं। अब जब इन पर अधिकार हो जाता है तो टीपू तुम्हारा वैसे ही हार जाएगा, इसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है टीपू और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज कहते हैं कि इस संधि के तहत मुझे और मेरे सहयोगियों को मैसूर का आधा हिस्सा चाहिए, ठीक है। यह संधि की शर्त थी किसके लिए, टीपू के लिए। साथ ही टीपू से 3 करोड़ रुपए का हर्जाना लिया गया था। अब उस समय का 3 करोड़ और आज के अपन देख लो 3 करोड़ कितने होंगे। तो पैसा तो था, लेकिन बाद में क्या था, 3 करोड़ इनको मजबूरी में देने पड़े, क्योंकि इस युद्ध में तुम्हारा जो अंग्रेज रहते हैं या टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को उठाकर ले जाते हैं, बंदी बना लेते हैं, जिस वजह से क्या है, टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए देते हैं और अपने दोनों बेटों को अंग्रेजों से रिहा करवाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अंग्रेजों को क्या मिला, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार। साथ ही अगर अपन बात करें तुम्हारा जो मराठे थे, इनको क्या मिला, तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, और तुम्हारे निजाम थे, इनको पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग, और अंग्रेजों को 12 महल, मालाबार और डिंडीगुल मिलता है। तो इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, और टीपू द्वारा 3 करोड़ रुपए देकर, 3 करोड़ रुपए देकर अपने बेटों को छुड़वाया गया, अपने 2 बेटों को छुड़वाया, ठीक है। अब यहां पर अपन देख लेते हैं थोड़ा इधर साइड में, इस संधि की शर्तें क्या थी तुम्हारी। श्रीरंगपट्टनम संधि की शर्तें, संधि की शर्तें, संधि की शर्तें तुम्हारी क्या थी। पहला शर्त क्या थी, अंग्रेजों को, अंग्रेजों प्लस उनके सहयोगियों, उनके सहयोगी कौन, मराठा और निजाम, इनको क्या चाहिए, मैसूर राज्य का आधा हिस्सा, मैसूर राज्य का क्या चाहिए, आधा हिस्सा इनके सहयोगियों को चाहिए। दूसरा तुम्हारा अंग्रेजों को और क्या चाहिए, अंग्रेजों को चाहिए 12 महल, 12 महल, डिंडीगुल, और तुम्हारा क्या चाहिए इनको, मालाबार। ये तुम्हारा अंग्रेजों को मिल गया इस संधि के तहत। अब मराठों और निजाम को क्या मिला, तो यहां पर अपन देखिए एक छोटा सा मैप बनाते हैं भारत का, ठीक है। अब यहां पर अपन जानते हैं कि यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम तुम्हारा क्या है, कृष्णा नदी। यहीं पर एक नदी तुम्हारी निकलती है, पेन्नार नदी। कौन सी नदी है ये तुम्हारी, पेन्नार नदी। और यहीं पर तुम्हारी एक नदी है और इस नदी का नाम है तुम्हारा तुंगभद्रा नदी। अब यहां पर तुम्हारा क्या होता है, जो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग है, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग तुम्हारा किसको मिला, ये मिला तुम्हारा मराठों को। और पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग ये किसको मिला, तुम्हारा निजाम को, ठीक है। इस संधि के तहत, मतलब इस संधि में ये शर्तें थी, अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार दे दिया गया, मराठों को तुम्हारा तुंगभद्रा और पेन्नार नदी के बीच का भाग मिला, ठीक है। या अपन का तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, बात तो एक ही है, या एक से बीच का कहना है या उत्तर का कहना है। और पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग तुम्हारा किसको मिला, निजाम को मिल गया था। अब यहाँ पर ये सारा होने के बाद यहाँ पर कॉर्नवालिस एक कथन बोलता है। कॉर्नवालिस क्या कथन बोलता है कि हमने अपने
मित्रों को ताकतवर बनाए बिना ही हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि ये कथन किसने कहा कि हमने अपने मित्रों को ताकतवर बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तो ऐसा किसने कहा तुम्हारा, कॉर्नवालिस ने कहा था। अब यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा अंग्रेजों की राजनीतिक लालसा यहाँ पर बढ़ जाती है, मतलब वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे और अब अंग्रेजों की तरफ से तुम्हारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कब होता है, 1799 में होता है। अब तुम्हारा जो टीपू सुल्तान है यह है तुम्हारा कुस्तुनतुनिया और तुम्हारा जो रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया और तुम्हारा फ्रांस में जो दूतावास है उनसे सहायता मांगता है, चिट्ठी लिखता है। और साथ ही ईरान का जो नादिर शाह है नेपोलियन, उनसे भी सहायता मांगता है, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। ये लोग अंग्रेजों के दबाव में रहते हैं और इसकी सहायता करने से मना कर देते हैं। अंत में क्या होता है, 4 अप्रैल 1799 में हमारे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और जो तुम्हारा चतुर्थ आंग्ल युद्ध होता है मैसूर का, इसमें तुम्हारे जनरल कौन रहते हैं, बेले जली आ जाते हैं। गवर्नर जनरल कौन आ जाते हैं, बेले जली। और अंत में कृष्णराज द्वितीय को तुम्हारा वाडियार वंश का अंतिम शासक बना देते हैं और ये उनके अधीन ही रहकर कार्य करता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब होता है तुम्हारा, 1799 में। किस किस के बीच में होता है, तो टीपू सुल्तान और वर्सेज में तुम्हारे अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से तुम्हारा कौन है, बेले जली। कौन है तुम्हारा, गवर्नर बेले जली। ठीक है। अब यहां पर टीपू सुल्तान क्या करते हैं, तुम्हारा नादिर शाह को, ईरान के नादिर शाह नेपोलियन कहे जाते हैं, किसको सहायता मांगते हैं, ईरान के नेपोलियन से सहायता मांगी लेकिन सहायता नहीं मिली, सहायता नहीं मिली। ठीक है। दूसरा किससे सहायता मांगते हैं, तो ये तुम्हारा फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के दूतावास से भी सहायता नहीं मिली, के दूतावास से सहायता नहीं मिली। ठीक है। अंत में क्या होता है तुम्हारा 4 अप्रैल 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर गवर्नर कौन है, बेले जली। अब ये गवर्नर बेले जली तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा ये कृष्णराज द्वितीय को वाडियार वंश का शासक बना देता है, वाडियार वंश का अंतिम शासक। वाडियार वंश का क्या बना देता है, ये अंतिम शासक तुम्हारा ये बना देता है। तो यहां पर अपन ने अवध भी खत्म कर लिया, मैसूर भी खत्म कर लिया। अगले कल वीडियो अपन आगे देखेंगे। अब आपको करना क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया उसी तरीके से आपको अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। दूसरा, आपको चारों जो मैसूर युद्ध हुए हैं उनकी एक टेबल बनानी है, इस तरीके से कुछ, जैसे कि तुम्हारा एक इस तरीके से आप लाइन खींचेंगे, ऐसी एक आप टेबल बनाएंगे। एक तरफ तुम्हारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरी तरफ तुम्हारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर तुम्हारा कौन था, उन गवर्नरों के तुमको नाम लिखने हैं और नाम लिख के अपनी ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। क्या है कि पूछा जाता है कि कब कौन से युद्ध में कौन सा गवर्नर था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को दबाकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हम पूरा आधुनिक जो इतिहास है अपना पूरा खत्म करेंगे, जैसा कि अपन ने मध्यकालीन किया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।